अन्याय कहीं भी हो, वो हर जगह न्याय के लिए खतरा है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का ये जो कथन है, आज की हमारी बातचीत के लिए बिल्कुल सही बैठता है। आज हम दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व की 3 बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर डालेंगे। और ये घटनाएं मतलब पहली नजर में शायद अलग अलग लगें। हाँ, जैसे पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब। बिल्कुल। एक जगह बलूचिस्तान में विद्रोह की आग है, दूसरी जगह एक बड़ा रक्षा समझौता जो होते होते रह गया, और ईरान में कुछ रहस्यमयी धमाके। लेकिन ये सब आपस में जुड़ी हुई है। हाँ, आज हम इन्हीं डॉट्स को जोड़ने की कोशिश करेंगे और एक बड़ी तस्वीर देखेंगे। और वो तस्वीर ये है कि कैसे देश जब अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हों तो दुनिया के सामने ताकत का एक मुखौटा पहन लेते हैं। ये एक बेहतरीन नजरिया है। असल में हर देश अपनी कहानी को कंट्रोल करना चाहता है। सही बात है। पाकिस्तान अपनी अंदरूनी लड़ाई को बाहरी साजिश बताता है। सऊदी अरब अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों की ताकत का सहारा लेना चाहता है। और ईरान हर छोटी बड़ी घटना को एक हादसा बताकर ये जताने की कोशिश करता है कि यहाँ सब कंट्रोल में है। तो ये बेसिकली ताकत दिखाने और अंदरूनी कमजोरियों को छिपाने का एक बड़ा खेल है। बिल्कुल। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनल सिक्योरिटी कैसे आपस में जुड़े हैं। हाँ, ये बहुत ही अच्छी केस स्टडीज हैं। तो चलिए इस खेल की पहली परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से। औजिस्तान, जो दशकों से एक तरह के हिंसक संघर्ष का सामना कर रहा है। और ये प्रांत पाकिस्तान के लिए रणनीतिक और संसाधन दोनों ही लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है ना? बहुत ज्यादा। और यहीं पर बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने हाल ही में एक साथ कई बड़े हमले किए हैं। और ये कोई छोटे मोटे हमले नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक सुबह के लगभग 3 बजे 12 से ज्यादा जगहों पर एक साथ हमला किया गया। एक साथ, ये बहुत मायने रखता है। पुलिस स्टेशन, एक हाई सिक्योरिटी जेल, अर्धसैनिक बलों के ठिकाने, मतलब सब कुछ निशाने पर था। ये एक बहुत ही सुनियोजित और बड़े पैमाने का ऑपरेशन लगता है। हाँ, और आंकड़े भी यही बताते हैं। इन हमलों में कम से कम 10 सुरक्षा कर्मी मारे गए और 67 आतंकवादी ढेर हुए। और लेकिन सबसे दुखद पहलू यह है कि इस लड़ाई के बीच 11 आम नागरिक भी मारे गए, जिनमें 3 महिलाएं और 3 बच्चे भी शामिल थे। ये दिखाता है कि जब संघर्ष इस स्तर पर पहुंच जाता है तो सबसे ज्यादा कीमत आम लोगों को ही चुकानी पड़ती है। यहाँ पर मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो है सरकार और सेना के विरोधाभासी बयान। अच्छा। एक तरफ इस्लामाबाद में बैठे एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी कहते हैं कि ये हमले खराब तरीके से अंजाम दिए गए थे और सुरक्षा बलों ने उन्हें आसानी से नाकाम कर दिया। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सुरक्षा बलों की तारीफ तो करते हैं, लेकिन साथ ही इसका पूरा इल्जाम सीधे सीधे भारत पर डाल देते हैं। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? मेरा भी यही सवाल है। अगर हमला इतना ही कमजोर और खराब तरीके से अंजाम दिया गया था तो फिर एक बाहरी ताकत पर इतना बड़ा आरोप लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? यही तो मतलब, एक तरफ प्रधानमंत्री भारत पर आरोप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ सेना कह रही है कि हमला ही कमजोर था। ये तो सरकार के अंदर ही 2 अलग अलग कहानियां चल रही हैं। और यही इस परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा सबूत है। देखिए, सेना अपनी ऑपरेशनल काबिलियत दिखाना चाहती है। वो ये जताना चाहती है कि हम कितने तैयार और मजबूत हैं। और राजनीतिक नेतृत्व, वो अपनी आंतरिक सुरक्षा की विफलता से ध्यान हटाना चाहता है और उसके लिए भारत पर आरोप लगाना एक आजमाया हुआ नुस्खा है। इससे घरेलू जनता का ध्यान अंदर की समस्याओं से हटकर एक बाहरी दुश्मन पर चला जाता है। बिल्कुल। और इस पूरे शोर शराबे के बीच BLA ने इन हमलों की जिम्मेदारी भी ले ली है। हाँ, उनके बयान के मुताबिक उन्होंने न सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमला किया बल्कि मुख्य हाईवे को भी बंद कर दिया ताकि सेना को मदद न पहुंच सके। ये तो जमीनी स्तर पर एक बहुत बड़े कंट्रोल को दिखाता है। सही बात है। और इसी कहानी में एक और किरदार है, बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती। हाँ, उनका भी एक बयान आया है। उनका दावा है कि पिछले 12 महीनों में 700 से ज्यादा और पिछले 2 दिनों में ही करीब 70 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। ये आंकड़े ये सरकार की तरफ से ताकत का खुला प्रदर्शन है। लेकिन ये अनजाने में ये भी तो स्वीकार कर रहे हैं कि प्रांत में संघर्ष कितना गहरा और खूनी है। बिल्कुल। अगर इतने लोग मारे जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं बल्कि एक पूर्ण पैमाने का संघर्ष है। तो कुल मिलाकर बलूचिस्तान में सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। हाँ, सरकार कागजों पर जीत का ऐलान कर रही है, लेकिन BLA जैसे संगठन जमीन पर इतने बड़े हमले करने में कामयाब हो रहे हैं।
और जब तक इस विद्रोह के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों पर ध्यान नहीं दिया जाता, तब तक सिर्फ सैन्य कार्रवाई से स्थायी शांति लाना लगभग नामुमकिन है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान की आंतरिक स्थिरता कितनी नाजुक है। और यही नाजुक आंतरिक स्थिरता कहीं न कहीं पाकिस्तान की विदेश नीति पर भी असर डालती है ना? सीधे तौर पर बलूचिस्तान की इसी अशांति के बीच एक बड़ी कूटनीतिक खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। आप उस रक्षा गठबंधन की बात कर रही हैं? हाँ, अटकलें थी कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की एक मजबूत रक्षा गठबंधन बना रहे हैं। और इस खबर ने खास तौर पर तब तूल पकड़ा जब दोहा में हमास अधिकारियों पर इजरायली हमले हुए। हाँ, ऐसा लगा कि मध्य पूर्व में एक नया पावर ब्लॉक बन रहा है जो मौजूदा तनावों का जवाब देगा। और राष्ट्रपति एर्डोगन और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुलाकातों की तस्वीरों ने इन अटकलों को और हवा दी थी। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी सेना के करीबी सूत्र ने साफ कर दिया कि तुर्की इस रक्षा समझौते का हिस्सा नहीं होगा। मतलब ये सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रहेगा? हाँ, उन्होंने कहा कि ये एक द्विपक्षीय समझौता रहेगा। ये एक बड़ा यू टर्न है। तुर्की पीछे क्यों हट गया? इसमें देखा जाए तो 2-3 बड़े कारण हैं। अच्छा। पहला और सबसे बड़ा कारण तुर्की की अपनी महत्वाकांक्षा है। राष्ट्रपति एर्दोगन तुर्की को किसी गुट में बांधकर नहीं रखना चाहते। मतलब एक स्वतंत्र विदेश नीति। बिल्कुल। वो तुर्की को एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में देखते हैं जो अमेरिका, रूस, चीन और अरब देशों सबसे अपने हिसाब से रिश्ते रख सके। एक त्रिपक्षीय गठबंधन उन्हें बांध देता। और दूसरा कारण, अब क्या पाकिस्तान की अपनी अस्थिरता भी एक वजह हो सकती है? वो भी एक अहम पहलू है। कोई भी देश एक ऐसे साथी के साथ गहरे रक्षा समझौते में नहीं बनना चाहेगा जिसके अपने ही घर में आग लगी हो। सही बात है। लेकिन इससे भी बड़ा डर था इस समझौते के परमाणु पहलू को लेकर। परमाणु पहलू, इसका क्या मतलब है? क्या ये कि अगर सऊदी अरब पर हमला होता तो पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने का वादा कर रहा था? सीधे तौर पर ऐसा नहीं है। कोई भी देश ऐसा वादा कागज पर कभी नहीं करता। तो फिर? लेकिन इस तरह के समझौते एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला यानी परमाणु छतरी का भ्रम पैदा करते हैं। अच्छा। दुश्मन जैसे कि ईरान ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि सऊदी अरब पर हमला करना शायद पाकिस्तान को उकसाना माना जाएगा, और पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है। वाह, मतलब ये एक तरह का माइंड गेम है। बिल्कुल, ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक अपश्रेकण यानी डेटरेंस है। भले ही कोई लिखित गारंटी ना हो, लेकिन एक धारणा बनाई जाती है कि हम अकेले नहीं हैं। और तुर्की शायद इसी तरह की उलझन और जिम्मेदारी से बचना चाहता था। हाँ, वो ईरान के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता और ना ही भारत पाकिस्तान के तनाव में घसीटा जाना चाहता है। तो उन्होंने एक औपचारिक गठबंधन के बजाय द्विपक्षीय संबंधों को प्राथमिकता दी। सही बात है। ये मध्य पूर्व की नई हकीकत है जहां देश अब स्थायी गठबंधनों से ज्यादा लचीले और अपने फायदे वाले रिश्ते बना रहे हैं। तो तुर्की ने साफ कर दिया कि वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के क्षेत्रीय झगड़ों में नहीं पड़ना चाहता। और ईरान की बात करें तो वहां इस वक्त एक अलग ही ड्रामा चल रहा है। बाहर से तो वो अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, लेकिन अंदर से वो किसी भी छोटी सी घटना को लेकर बेहद घबराया हुआ सा लगता है। आप दक्षिणी शहर बंदर अब्बास में हुए धमाके की बात कर रही हैं। हाँ, खबरों के मुताबिक एक रिहायशी इमारत में इतना जोरदार धमाका हुआ कि 8 मंजिला इमारत की 2 मंजिलें, कई गाड़ियां और दुकानें तबाह हो गई। बहुत दुखद घटना थी। एक 4 साल की बच्ची की जान चली गई और 14 लोग घायल हुए। हाँ, और जैसे ये खबर आई, सोशल मीडिया पर अफवाहों की बाढ़ आ गई। लोगों ने इसे तुरंत अमेरिका या इजराइल के किसी हमले से जोड़ दिया होगा। बिल्कुल, क्योंकि अमेरिकी विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन उसी इलाके में मौजूद था और माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था। लेकिन ईरानी अधिकारियों की जो प्रतिक्रिया थी वो देखने लायक थी। अविश्वसनीय रूप से तेज थे वो। स्थानीय फायर चीफ ने फौरन बयान जारी किया कि शुरुआती जांच में ये गैस रिसाव का मामला लग रहा है। सिर्फ फायर चीफ ही नहीं बल्कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने भी तुरंत एक बयान जारी करके इस बात से इनकार किया कि उनके किसी नौसैनिक ठिकाने को निशाना बनाया गया है। यहाँ तक कि IRGC के नौसेना कमांडर अली रेजा तंगसीरी की हत्या की अफवाहों का भी तुरंत खंडन किया गया। ये सब कुछ घंटों के अंदर हो गया। ये इतनी तेजी क्यों? आमतौर पर सरकारें जांच पूरी होने का इंतजार करती हैं। सही सवाल है। क्योंकि ईरान के लिए इस समय सूचना का युद्ध यानी इंफॉर्मेशन वॉर जमीनी युद्ध से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा। वे जानते हैं कि बाहरी ताकतों के साथ तनाव के इस माहौल में कोई भी छोटी सी घटना तोड़फोड़ या हमले की अफवाहों को जन्म दे सकती है और इससे देश के भीतर दहशत फैल सकती है।
और सरकार पर से लोगों का भरोसा कम हो सकता है। इसलिए जानकारी के प्रवाह को नियंत्रित करना और आधिकारिक स्पष्टीकरण तुरंत जारी करना उनकी पहली प्राथमिकता है। वो दुनिया को और अपने नागरिकों को ये संदेश देना चाहते हैं कि सब कुछ नियंत्रण में है, घबराने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक घटना नहीं थी। खुजस्तान प्रांत में एक और गैस विस्फोट हुआ जिसमें 4 लोगों की मौत हुई। हाँ, और तेहरान के पास एक फैक्ट्री में आग लगी। हर मामले में सरकारी मीडिया ने तुरंत स्पष्ट किया कि इसका किसी हमले या साजिश से कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक सोची समझी और समन्वित रणनीति है। हाँ, जब आपको बाहरी सैन्य हस्तक्षेप का खतरा महसूस होता है तो आप अपनी किसी भी आंतरिक कमजोरी को दुनिया के सामने नहीं आने दे सकते। ईरान का ये परफॉर्मेंस ये दिखाने के लिए है कि वो अंदर से एकजुट और मजबूत है। तो आज हमने 3 अलग-अलग देशों की कहानियों में एक ही पैटर्न देखा। बलूचिस्तान में पाकिस्तान अपनी अंदरूनी लड़ाई को बाहरी साजिश बताकर अपनी ताकत का भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता करके ईरान को अपनी ताकत का संदेश देना चाहता है। और ईरान हर धमाके को एक हादसा बताकर अपनी आंतरिक स्थिरता और नियंत्रण का प्रदर्शन कर रहा है। बिल्कुल, ये तीनों ही मामले इस बात का सबूत हैं कि दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में परसेप्शन यानी धारणा की लड़ाई कितनी अहम हो गई है। यहाँ हर कोई अपनी कहानी को अपने हक में मोड़ना चाहता है। और यूपीएससी के परीक्षार्थियों के लिए यहाँ सबसे बड़ा सबक यही है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सिर्फ वही सच नहीं होता जो दिखता है। आपको हमेशा सतह के नीचे झांक कर देखना होगा कि कौन सा देश क्या छिपाने की और क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये सब देखते हुए एक बड़ा सवाल मन में आता है, जब इस क्षेत्र में हर बड़ी शक्ति अपनी कमजोरियों को छिपाने और ताकत का दिखावा करने में लगी है, तो क्या ये स्थिति भविष्य में किसी बड़े टकराव को जन्म दे सकती है जब किसी का मुखौटा अचानक उतर जाए? ये सोचने वाली बात है। इस विषय पर आपकी क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह की और गहरी बातचीत के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।